आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद और उनकी टीम से करबला का हिसाब किताब मांगने पर जहां कई साल पहले सूफ़ी कलवा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वहीं आजकल एक दूसरे सदस्य को करबला में हो रहे करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने और हिसाब किताब मांगने पर मौलाना जवाद की टीम के सामने न सिर्फ जलील होना पड़ रहा है, बल्कि उनकी जानो माल को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली की शाह-ए-मर्दा करबला की अंजुमन हैदरी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले ने अभी हाल ही में करबला शाह-ए-मर्दा में हो रहे करोड़ों के घोटाले को पकड़ा है और मौलाना जवाद की टीम से पूरा हिसाब किताब मांगा है। इसके नतीजे में मौलाना जवाद की टीम ने डॉक्टर लाडले के मुंह पर कालिक पोत दी है। पूरा मामला क्या है, इस पर हम इस दूसरी किस्त में अंजुमन हैदरी के नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर लाडले के साथ हुई बातचीत पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि मौलाना जवाद की टीम, जिसमें बहादुर अब्बास, अहमद डोसा, जामी और दूसरे सदस्य मौजूद हैं, उन्होंने किस तरह से करबला को करोड़ों का चूना लगाया है और घोटाला कर रहे हैं। डॉक्टर लाडले अपने ऊपर हो रहे जुल्म और इस घोटाले को लेकर पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई साल पहले हिसाब किताब मांगने के बाद साकनी के रहने वाले चर्चित सूफी कलवा का मर्डर हो गया था, जिसे लेकर अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। पूरे मामले पर डॉक्टर लाडले से तफसील से बातचीत हुई। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। आप तो पुराने मेंबर हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? जब आप पिछले इतने साल से जो है उन लोगों के साथ थे, आपको कोई एतराज नहीं था। पहले भी तो ये ऐसे ही काम करते थे, तो पहले तो कभी आपने उठाया? असल में अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो कुछ वो हिसाब किताब में मैंने दिलचस्पी ली, देखा तो कि भाई अब देखा जाएगा। पब्लिक हमसे पूछती थी क्या हो रहा है। मैं असल में PhD हूँ हॉर्टिकल्चर में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से फारिग हूँ, तो मतलब रिटायर हो गया हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर था जामिया में हॉर्टिकल्चर। तो कुछ इरेगुलरिटीज थी, उसको लेकर के मैंने दोनों मीटिंगों में सवाल जवाब किए, तो वो उन्हें हमारे सेक्रेटरी साहब बहादुर को नागवार खातिर हुए। तो उन्होंने, अब मैं पहुंचने वाला था उनके नतीजे पे जो उन्होंने कर रखे थे। अब इन्होंने उससे पहले कि मैं करूँ, इन्होंने सब निकाल दिया। जो खरीदारी है 50 लाख रुपए के भी पौधे खरीदे गए नर्सरी में, तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं। 50 लाख का? जी जी। अब उन्होंने अपने मामू को भेज दिया, जो इससे आश्रय नहीं है। मैं तो PhD हूँ हॉर्टिकल्चर में। अब इन बातों की मौलाना कल्बे जवाद साहब को भी पता नहीं है। तो वो जवाद साहब को आपने बताया? अब बताने की नौयत कहाँ आई? उसने हमें रेस्टिगेट कर दिया। वो हमें इज्जतदार आदमी है, मतलब टर्मिनेट कर दिया और पौधों में खरीदारी में, और जो है एक दिन का और खराजात हैं, सब ऐसे मतलब मामलात हैं बहुत ज्यादा जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं मतलब मेरा मकसद ये नहीं है, मैं इल्जाम मेरा ये है कि सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम साहब यही कह रहा हूँ कि आप पहले भी तो रहे हैं, तो पहले मैं रहा था। पहले मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, तो उसमें
मुझे इतनी नॉलेज मालूमात नहीं थी। नर्सरी तो मैंने ही शुरू कराई थी क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने शुरू कराई थी। असल में ये चाहता ये किसी और की दखलंदाजी उसमें ना रहे, तो नर्सरी हम शुरू करा के 1-1.5 महीने बाद नर्सरी में वहाँ से निकल के मैं आ गया था, क्योंकि को अंगुष्ठ तो नमाई हो, फोन आपने भी कई बार वीडियो डाले, तो वो तो मैं नहीं चाहता था मेरी शख्सियत पे धुंधलापन हो, तो मैंने नर्सरी में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी थी। 2019 में ये शुरू हुई थी, शुरू कराई हमने बाकायदा इसको किया। फिर 1 महीने बाद जब मैंने देखा कि मामला सही नहीं है, तो फिर मैंने वहाँ से अपना मतलब मैं निकल आया। तो मैंने कह दिया था, मैं टेक्निकल को मशवरा लेना है तो आप मुझसे ले लो, बाकी और जो मामला है खरीद व फरोख्त के इसमें वो आप जानो और आपका काम जाने को, ये सब मेरे पसंद नहीं है इस तरह से। वो तो बहरहाल वो अभी ये चलता रहा। अब इलेक्शन हुआ अभी फरवरी में, तो इसमें मैं मुंतखब हो गया नायब सदर। तो मैंने कहा मेरी पोस्ट भी बढ़ गई है, लोग क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, लोग हमसे पूछते हैं इस मामला में भाई पैसा आ रहा है, कहाँ गया, क्या किया, क्या नहीं किया। अब कब लोग आबा तो आते हैं चले जाते हैं, वो काम ही में दिलचस्पी। तो मैंने इनसे ये पहली मीटिंग में ये कहा कि भाई तुम ये लाए पुराने प्रपोजल बहादुर साहब, ये पास हुए, मैंने ऐसे पास नहीं होंगे, पहले अपना बजट बनाओ तुम और ये बताओ हमें कि महीने में कितनी आमद होती है, कितना खर्च होता है। हाँ, तो ये अखराजात की अब जैसे गोलक खुली, गोलक में 14,66,000 रुपए निकले। तो वो बीवी की चक्की का दरवाजा अब भी जाके देखो, वो नीचे से खराब है। मैंने कहा इसे चेंज कराओ तुम तो हो जाएगा, चांदी चढ़ेगी। मैंने चांदी चढ़ेगी जब चढ़ेगी। अब फिर दूसरा बात फिर जो दूसरी मीटिंग हुई, ये बजट बना के नहीं लाए, कभी बनाते नहीं थे किसी चीज का, लाए के 50 में खर्च होंगे, 10 में खर्च होंगे, 20 में वही हमने, क्योंकि जो वहाँ पे जो मेम्बरान होते हैं ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है। 2-4 लोग बोलते हैं मुझे से लोग, ये उनकी आवाज दबा देता है। अब बहादुर का जब अगली मीटिंग हुई, वो दूसरी मीटिंग थी, मतलब उसकी हमारे नई मुंतखब की नुमन की, तो उसमें मैंने सबसे पहले ये कहा कि भाई तुम बजट नहीं लेके आए, तो ये लेके नहीं आए तो बजट बना करके कोई बजट होता है हेड वाइज के भाई कंटीजेंसी में इतने खर्च होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में होंगे, वाटर में इतने होंगे, लीगल एक्सपेंसेस इतने होंगे। तो ये कुछ नहीं बनाता था, बस हौच पौच था। एक सिस्टमेटिक करो ताकि पता चले कि हमारे पास इतना पैसा एलोकेट हुआ हुआ, हमें इतना खर्च करना है। इतना खुद जनरल बॉडी में नहीं बताया था कि हमारी आमदनी नर्सरी से 1 करोड़ रुपए है, हालांकि इससे ज्यादा है क्योंकि नर्सरी की सेल रोजाना की 1 लाख 1.5 लाख, जिसकी ऑन एवरेज इनकम जो है 50,000 रुपए पर डे है। ये भेजते हैं ग्रुप पे रोजाना का आमद खर्च का गोशवारा। सही। तो मैंने ये कहा कि तो आज रमजान की 1 तारीख है और ऐसा करो, ये जो हम गोलक के पैसे आए हैं या आमदनी के पैसे हैं निमन के, ये सब मौला का माल है, इसमें से कुछ पैसे 100-200 लोगों को जो अपने कौम के नादार हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम, उनको राशन की तकसीम कर दो, तो बेचारों को फायदा हो जाएगा। कौम के लोग हैं, मौला का पैसा है ये। तो ये इन्होंने 2-4 लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया, बाकी लोगों ने मेरी बात को मुस्तरद कर दिया। तो खैर वो मैं खामोश हो गया क्योंकि मेजॉरिटी ने ऐसे कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद बहादुर साहब उठे, उन्होंने कहा कि साहब मैं ये चाहता हूँ कि वीआईपी अफ्तार एक हमारी यहाँ से तरफ से वीआईपी अफ्तार हो। तो मैंने ये कहा कि भाई ऑलरेडी अंजुमन की अफ्तार 21 रमजान की एक दराज से होती चली आई है, दोनों मस्जिद कनाती में भी और सफेद में, तुम दूसरी अफ्तार क्यों कराना चाहते हो? तो सरफे भेजा है, एक तरफ तो कह रहा हुआ हमारे पैसे नहीं है गरीबों को राशन बांटने के लिए, एक तरफ तुम इतनी बड़ी अफ्तार कराने को तैयार हो। फिर उसी में ये कि मेरी आवाज फिर दबा दी गई। मैंने अपना डिसेंट उसमें लिख दिया कि भाई मैं इससे एग्री नहीं हूँ। बाकायदा मैंने अपने कलम से उस पर लिखा क्योंकि ये जो है माले इमाम है, इससे खुरबुज करना किसी को हक नहीं है। फिर और इशू आए, अब ये हमने ये एक वो लेके आए जो हमने पिछली बार मैंने कहा था ना, पूरे महीने के बाद आप दरगाह का अलहदा गोशवारा बनाइए, अखराजात का आमदनी का और नर्सरी का अलहदा बनाइए। अब ये दरगाह का आया, सब मेरे पास मौजूद है, तो उसमें अखराजात इन्होंने लिखे दरगाह में जो अभी इलेक्शन हुआ था उसका 2,47,000 कुछ ऐसे है, वो मेरे पास डाटा हैगा। तो उसमें मैंने कहा भाई ये तुमने काय में खर्च किए, इसके वाउचर्स तो दे दो, दिखा तो दो। ये तो मैं बताया उन्होंने 1,10,000 तो बताइए आर ओ को दिया, रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने,
और रसीदें आ जाएंगी, पैन आ जाएगा। मैंने कहा देखो ये तुम जो खर्चा दिखा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, नाश्ते का, वकीलों पे तकरीबन 50 लाख से ज्यादा खर्च हुए। इसका 23 से 24 का 47 लाख कुछ का खर्चा है लीगल, और बाकी और सारा लेना है 50 लाख। तो मैंने कहा भाई वकीलों का पैनल कहाँ है और तुमने कैसे किस किस को कैसे दिए, इसकी डिटेल तो बता दो हमें, और कौन कौन से केस है, केसों की लिस्ट होना चाहिए, उसका स्टेटस होना चाहिए। तो यही कोई हाथ दिखा देंगे, फलाना कर देंगे। तो अब फिर दूसरा मैं और चीजों पे आया, देखिए ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई इसका तुमने सिर्फ ये लिख दिया कि लीगल, तो इसके पीछे इसके फीडबैक के पेपर भी तो होने चाहिए। आप कुल मिला के आप ट्रांसपेरेंसी चाहते थे कि सारी चीजें आप। मैंने ये कहा मैं सिस्टम चाहता हूँ ताकि सिस्टम अच्छा हो जाए, उसकी वजह से ना तो मौलाना पे कोई उंगली उठाए, ना अंजुमन पे उठाए, ना हम पे उठाए। एक सिस्टम बना लो बाकायदा, जो सिस्टम से मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खरीदारी करने के लिए। देखिए एक परचेज कमेटी होती है 3 आदमियों की, ठीक है, वो कोटेशन कॉल करती है, कोटेशन बाय कोरियर, बाय पोस्ट, बाय हैंड, ईमेल पे आती हैं। फिर उसका कंप्यूटर स्टेटमेंट बनता है, और जो लोएस्ट होता है वहां से माल खरीद लिया जाता है देख करके। 3 आदमी इन्वॉल्व रहते हैं, ये अकेला इन्वॉल्व रहता है इन सब खर्चों के अंदर, किसी को नहीं आने देता ये। अब मैंने कोशिश करी थी इसमें दाखिल होने के लिए कि साहब मैं चेक कर लूँ, मुझे खरीदारी वगैरह मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं नहीं जाता था, मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा तो ये सीटें मेरे कपड़ों पे भी आएंगी। ये तो सब चीजें जो है गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये तो कहा, मैंने हम भी गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ बोर्ड की बॉडी जो होती है गवर्नमेंट गवर्न करती है इसकी, तो इसको बाकायदा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लेके चलो। दूसरी बात क्या शब्द रिजवी साहब, मुझे भी इल्म नहीं था, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा इसमें बड़ा जुल्म उसमें ये कर रखा अपने आप को लीगल काउंसलर परमानेंट बाई नेम मैनिपुलेशन करके नेम इंदराज करा दिया। अच्छा, बाई नेम है बहादुर अब्बास, जो लाइफ टाइम लीगल काउंसिल बनेंगे। लीगल काउंसिल का चीज होती है भाई, बाई नेम तो कुछ होता ही नहीं है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो गवर्न होते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी चीजें बाई इलेक्शन आती हैं। फिर दूसरा, एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, ये जो है लीगल काउंसिलर भी है और ये वो भी है जनरल सेक्रेटरी 10-15 साल से पिछले। तो ये सब बातें मैंने उठाई, ये लीगल काउंसलर बताई। लीगल काउंसलर की को इसमें लिखा परमानेंट लीगल काउंसलर सैयद बहादुर अब्बास नकवी, सनाब श्री जफर अब्बास नकवी, शाहीन बाग फलाना, मतलब ऐसा जैसे इनकी मील किया था, इन्होंने रजिस्टर्ड करा ली। मेरे भी साइन है इसपे कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर इन्होंने मैनिपुलेट किया इसको, इस पॉइंट को पढ़ा नहीं था। हो अच्छा, इसको नहीं देख। मैनिपुलेशन ही तो कह रहा हूँ मैं। जी। तो ये मैनिपुलेशन है इसके अंदर, ये मैंने ये रेस किया मैंने। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 50 लाख की बाइंग की गई अभी, तो इन सब में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसका मतलब इसमें में कुछ ना कुछ घोटाला बड़ी है। अब देखिए कुछ चीजों के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम से बीमारियां पहचानी जाती हैं। जब आप ट्रांसपेरेंसी नहीं, मतलब कमेटी नहीं बना रहे हैं और लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल, यस, ठीक है नहीं। जी। तो अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि आपके पास इलाज तो यही है कि जो बोलता है इसको उसको ये बाहर कर देता है। हमने बोलने की जसारत की थी और जो इसके जो थे शुरुआत करी थी, ये इनने बताइए, एक अपने सगे मामू को खुर्शीद काजमी साहब को इन्होंने वहाँ भेजा पौधे खरीदने के लिए, और जिन्होंने पूरी जिंदगी एक होटल में ड्राइविंग का काम किया, वो बेचारे गाड़ी चलाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाई प्रोफेशन वो इसका एक्सपर्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रोफेशन, अब मैं डॉक्टर हूँ, पौधों का हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ, तो मैं को मरीजों को देख सकता हूँ, दवा नहीं दे सकता पेशेंटों को, ठीक है ना। मैं पौधों का सिम्टम देख के उनकी दवाई कर सकता हूँ, हर आदमी अपने। तो मैंने कहा भाई तुम कम से कम इस बात का तो लिहाज रखते कि तुम अच्छा क्वांटिटी तय करना कि कितने पौधे किस वैरायटी के आने हैं, पीछे का हिसाब। मैंने कहा पीछे जो तुमने 100 पौधे खरीदे, ये बताओ उसमें कितने बिके, कितने स्टॉक में है, स्टॉक कैरी ऑन होता है, कितने मर गए, तो कुछ है ही नहीं, सब गौच पौच है।
जो स्टॉक होता है उसका वेरिफिकेशन होता है कि हमने कुछ दो तरह के आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल होते हैं जब हमने खाद खरीदी, पानी खरीदा, कंज्यूम हो गया, ठीक है, पर एंट्री इसकी जरूर होती है रजिस्टर में। एक नॉन कंज्यूमर होते हैं, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदी, सोफा खरीदा, एसी खरीदा, तो अच्छा, तो वो रजिस्टर इनके पास है ही नहीं। दूसरा क्या सितम किया गया कि इसने सारे स्क्रैप खरीद करके पुराने एसी और पुराने माल दरगाह में लगा दिया। मैंने ये भी क्वेश्चन रेज किया, बीवी की चक्की में और कदम शरीफ में और बारादरी में टोटल पुराने एसी ये लेके आए और खरीदे। ये 2-3 साल पहले की बात है। इसमें अहमद डोसा की नॉलेज में है सब चीजें। हम तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव में थे, आए मीटिंग में, वो चले गए, ज्यादा वो मालूमात नहीं थी, सर्विस में थे तो टाइम भी नहीं दे पाते थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ 2022 में। तो सारे स्क्रैप लगा दिए। मैंने पूछा भाई तुम पुराने क्यों लाए? वाले सस्ते मिल रहे थे। मैंने सस्ते का जवाब नहीं होता, हमें 10 न लगा के 2 लगा देते, नए लगते, उसकी रसीद प्रॉपर आती, उसका वाउचर प्रॉपर होता। तुम ये 10 की लाए, यहाँ पे 20 की बता दी, 20 की लाए 40 के वाउचर बना दिए, और ये इनकी फिर रिपेयर में, मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्च हो रहा कि ये सही तरह से कूलिंग भी नहीं करते। ये सब बातें थी जो मैंने कही, तो ये सब भाई उन्होंने मुझे तोहफा दे दिया जो ये लीगल इलीगल है टोटली। ये मुझे किसी भी तरह नहीं आया, मैं तो इलेक्टेड हूँ, मुझे 273 मेंबरों ने चुना है, तो एक फर्द वाहिद, और न ये ना तो ये प्रेसिडेंट के जुरिडिक्शन में, ना जनरल सेक्रेटरी जुरिडिक्शन में, ना मैनेजिंग कमेटी के जुरिडिक्शन में, एक इलेक्टेड आदमी को इस तरह से टर्मिनेट कर दे। नहीं, एज पर रूल ये तो टर्मिनेट कर ही नहीं सकते हैं ना। नहीं कर सकते जी। और मुझे इस बात की बड़ी शिकायत है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समाज में मेरी इज्जत है। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज़्यादती करी, मुझे वो किया। खैर इज्जु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, परवरदिगार आलम इज्जत देने वाला है। नहीं अब लाडले साहब, आपने एकदम सही कहा कि जो कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इतने साल आपने गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया है, आपकी साख है, तो जिस तरह से इन लोगों ने आपकी साख को बट्टा लगाया है, क्या आप पुलिस में कंप्लेन या और कहीं इन चीजों को लेके जाएंगे? अभी देखिए, मैं मौलाना कमलेश जवाद साहब से बात कर रहा हूँ, होता मैं जाऊंगा ही जैसे। जी हाँ, सुना आपने डॉक्टर लाडले के साथ हुई बातचीत। इससे साफ है कि करबला में घोटाला किया जा रहा है। ऐसे में मौलाना कल्बे जवाद का चुप्पी साधना ये बताता है कि इसमें उनका हाथ है। कुछ समय पहले नैयर अली, रईस अब्बास, हसन मियाँ और मेराज वगैरह ने लखनऊ जाकर मौलाना जवाद से बहादुर अब्बास की मनमानी और घोटाले के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उसे हटाने की बजाय उसे दोबारा बनाने का रास्ता साफ कर दिया। बताया जाता है कि बहादुर अब्बास मौलाना जवाद की हर तरह की ज़रूरतें पूरी करता है, इसलिए वे भी आंख मूंद कर उसका समर्थन करते हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से करबला के लिए बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के सदस्य नातिक अब्बास और महासचिव सरफराज हुसैन एक लंबे अरसे से कहते रहे हैं कि मौलाना जवाद को बहादुर अब्बास शाह मर्दा से लाखों रुपए देता है, इसलिए वे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इसमें सच्चाई नज़र आने लगी है। बहरहाल शाह मर्दा करबला का मामला और घोटाला अब पुलिस और अदालत तक पहुंच रहा है। इससे कौम की बदनामी होगी। ऐसे में प्रतिष्ठित लोगों को इसमें दखल देना चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ साथ मौलाना कल्बे जवाद को भी अंजुमन से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि अब तक मौलाना जवाद ने 3 लोगों को आगे बढ़ाया है, जिनमें से 2 को मौलाना जवाद ने खुद कहा कि वे भ्रष्ट हैं और उन्होंने अवैध रूप से करोड़ों कमाया है। इनमें एक वसीम त्यागी है और दूसरा उनका दामाद
अली जैदी है, ये दोनों शिया वक्फ बोर्ड से संबंधित है। उनके द्वारा बढ़ाया गया तीसरा व्यक्ति बहादुर अब्बास है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो महाभ्रष्ट है। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद को अपने गरेबान में झांकना चाहिए और अपने ऊपर थूकते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिया कौम को एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं दिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबकी खबर ले, सबको खबर दे।